बच्चन जी आप व्याख्या कर दीजिएगा। माननीय अवस्थी जी आओ, वर्मा जी और हमारे परम आदरणीय उत्तर चाचा और पिताजी बाबू और हमारे कुशल नेतृत्वकर्ता जिनकी प्रशंसा में उनके पीछे भी करता हूँ, लालता दत्त। मुझे न जाना गंगा सागर ना रामेश्वर काशी, तीर्थराज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें प्यासी। अभी मैंने देखा कि मेरे भगत सिंह की फोटो आज छुपाई भी रखी है। मैं अपने बार के मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि भगत सिंह की प्रतिमा कहीं यहाँ ऊंचे पे लगाई जाए और उसे अगर मरवाने की व्यवस्था ना हो तो भी उसे सुंदर स्वच्छ जरूर किया जाए दिन में 2 बार। मैं कहूँगा राजन प्रसाद, आप लोग कहेंगे अमर रहे, फिर आगे की चर्चा भी होगी। राजन प्रसाद, राजन प्रसाद, राजन प्रसाद, राजन प्रसाद, राजन प्रसाद, अलगता एकता, अलगता एकता, अलगता एकता। नहीं काम चली, आवाजें नहीं बढ़िया आई। अलगता एकता, अलगता एकता, अलगता एकता। आप पर हम लोग आज तमाम चर्चाएं करेंगे। आज हमारा विश्व नए परिवेश से गुजर रहा है। मुझे कहने में तनिक भी संकोच नहीं है कि भले ही हमको 200 साल तक ब्रिटिश गवर्नमेंट की गुलामी सहनी पड़ी, लेकिन ऋषि सुनक मेरा है जिसने सांस्कृतिक विजय करी है ब्रिटेन पर। सांस्कृतिक विजय है, हमने कभी तलवार नहीं चलाई। हमने हमेशा उन लोगों का प्रतिवाद किया जिन लोगों ने हम पर तलवार तानी है। कर्नल टाड ने लिखा है, जस्ट लाइक ए टूर्नामेंट ऑफ राजपूतास, हिंदुस्तानी खेल की तरह युद्ध को लड़ते हैं। हम भी देखते हैं महाभारत के युद्ध में जो दिन भर लड़ते थे वो शाम को एक दूसरे का कुशल क्षेम पूछने जाते थे। ये हमारी संस्कृति है। मैं तमाम उन लोगों को आज जबकि हमारी अव्यक्त की स्वतंत्रता को एक नया परिप्रेक्ष्य मिला है, एक युग बदला है, एक व्यवस्था बदली है जिसमें हम लोग तमाम बातों का जिक्र कर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान की बात करूंगा या पूरे विश्व की बात करूंगा, जब भी बात करूंगा हिंदू तन है, हिंदू मन है, ये बात हमारे मन में जरूर रहेगी। आज हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के इस धरोहर के रूप में प्राप्त तमाम संस्कारों की अभिव्यक्ति को आज व्यक्त करेंगे, व्यक्त कर रहे हैं। पूरे भारत में आज हमारा अधिवक्ता इस दिवस को सेलिब्रेट कर रहा है। बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात जो हमको हमेशा इतिहास से परे ले जाती है, जिसे हमसे हमेशा छुपाया गया है। आजाद भारत में भी गुलामी की तहरीर लिखी गई है। आज 70 साल आज़ादी के बाद हमने एक नया सर्टिफिकेट बनाया है। उस सर्टिफिकेट का नाम है EWS। पिताजी भी अभी कह रहे थे गरीबों की मदद करो, पिताजी भी कह रहे थे बैसाखियों पर हिंदुस्तान को टांग दो। ये तो संवैधानिक व्यवस्था है कि जो पीछे है उसको आगे बढ़ाया जाए। लेकिन क्या आजादी के 70 साल बाद भी हम वंचित शोषित हैं? अगर हम वंचित शोषित हैं, अगर हम आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? मैं उन तमाम लोगों की बात नहीं करता जो किसी न किसी रूप पर बैसाखी पर 70 साल से टंगे हैं। मैं सिर्फ अपनी बात करता हूं। आज हम जो सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं वो EWS है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
मैं सिर्फ व्यवस्था से इतना पूछना चाहता हूँ, इस मंच के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, हमारी क्रांति के लिए किसी बड़े मंच की जरूरत नहीं होती। सिद्धू और कान्हू जैसे लोगों ने भी भारत की राजनीति के मंच को पलट दिया था। जो छोटे परिवारों में जन्म हुए थे, कबायली थे। आज हम 70 साल आजादी के बाद अपने पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए एफिडेविट देते हैं, कोई भी अपना काम सुचारू रूप से नहीं कर रहा है। बड़े बड़े क्रांतिकारी, नौजवान क्रांतिकारी फांसी पर लटकाए जा रहे थे, यहाँ पर बोरिया बिस्तर लाते हुए लोग जो है बैरिस्टरी कर रहे थे। कौन से बैरिस्टर थे भाई? कौन से बैरिस्टर थे? आज पूछने का भी वक्त आ गया है कि 27 साल के नौजवान को फांसी हो रही थी, 58 साल वाले इरविन के साथ समझौता कर रहे थे, माफीनामा लिख रहे थे उसी न्यायालय में, उसी जेल में, उसी पैक्ट में। वो चाहे नेहरू हो चाहे गांधी हो, गांधी के चरखे से आजादी नहीं आई। हमको ये नहीं बताया गया भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था। आज प्रश्न उठ रहा है क्योंकि सब किसी न किसी रूप में जागरूक हो रहे हैं। पिताजी पार्टी लाइन से भी ऊपर उठना होगा, समाज से भी ऊपर उठना होगा, व्यक्तिवादी सोच से भी ऊपर उठना होगा। 70 साल की आजादी के बाद एक सर्टिफिकेट और, अगर यही हमारी आर्थिक विकास है, अगर हमारी जीडीपी का यही एक मानदंड है, तो ऐसा मानदंड नहीं चाहिए हमको। अपनी आर्थिक स्थिति में गांव में छोड़ दीजिए, हमें कोई विकास नहीं चाहिए। ना हम सांस्कृतिक रूप से और ना हम आर्थिक रूप से 70 साल में कोई किसी भी रूप में हम मजबूत ही नहीं हो पाए। 70 साल में हम किसी भी रूप में मजबूत नहीं हो पाए। ये तो एक बिंदु हुआ हमारी अर्थव्यवस्था, जीडीपी क्या कहती है, और हम लोग किस बिंदु पर खड़े हैं। आजादी क्या चरखे से आई? बिल्कुल आई। चरखा भी योगदान किया है, हम उसको डिनाई नहीं कर सकते, डिनाई करना भी नहीं चाहते। लेकिन सिर्फ हमको ये बता दिया जाए तो फिर ये बड़े बड़े नौजवान जो फांसी पर लटक गए, 22 साल, 26 साल, 27 साल, 28 साल, ये क्या कर रहे थे? ये तो गांधी इरविन का पैठ करके शाम को माफीनामा लिख के जेल के बाहर आके आराम से खर्राटे मारकर सोते थे। जिस दिन भगत सिंह की माँ वहां लोरी गा रही थी, कह रहा, उसने कहा कि वो विवाह का गीत सुना दो माँ मुझे, मेरी आज फांसी होनी है। कहां थे ये लोग? पूरे इतिहास का कबाड़ा कर दिया। ऐतिहासिक पुरुषों को विलीन कर दिया। सम्राट अशोक, हम जब भी, अभी जो लोग पढ़े हैं, जो लोग पढ़ के आए हैं, ताजा पढ़ के आए, वो हमसे बढ़िया जानते हैं। हम जब भी रंगमंच की बात करते हैं तो यवनिका का इस्तेमाल होता है। यवनिका का मतलब होता है पर्दा, और यवनिका का मतलब हमारे यहाँ जो पिताजी भी केसी श्रीवास्तव को पढ़ के आए हैं, अच्छा ज्ञान रखते हैं, तो ये भी बताएंगे यवनिका वहाँ क्या होती थी। शेल्कस की पुत्री भी अंतरराष्ट्रीय विवाह से हमारे घर में थी। भारत हमारा सोने की चिड़िया था। पूरे इतिहास में राजपूतों के लिए 12 पन्ने, राजपूत डायनेस्टी के लिए 12 पन्ने, ब्राह्मण डायनेस्टी का कोई योगदान ही नहीं है पूरे भारत में। गैर जातियां, हमारे पास तो उदा देवी पासी जैसी क्रांतिकारी है। तुमने हमारे इतिहास के साथ क्या किया? जो हमारा सीधा कमल है उसको तुमने उल्टा कमल बना दिया, उसको कंगूरा बता दिया। है क्या कमल? पूरे भारत के इतिहास के साथ छेड़छाड़, पूरे समाज के इतिहास के साथ छेड़छाड़। जाटों के प्लूटो कहलाते हैं भरतमल। भारत बहुत बड़ा एक जाट हुआ है जिसने युद्ध बीच मध्यकाल में बहुत पूरी जाट स्टेट उसने कायम करी थी। इतिहास में 1.5 पन्ना है। वो तो नीलकंठ शास्त्री जी बीच में पैदा हो गए, महान पुरुष थे, वामपंथी लेखक नहीं थे, तो कहिए वो दक्षिण भारत का इतिहास लिख दिया। नहीं तो शायद दक्षिण भारत के इतिहास को भी
इतिहास के लेखकों ने कह दिया होता कि ये सब जो है वो ऊसर बंजर से आई हुई सभ्यता है, थार के रेगिस्तानों से आई हुई सभ्यता है, ईरान के रेगिस्तान से आई हुई सभ्यता है। हमारे इतिहास में महत्व समझा दिया गया, आने का महत्व, मुगल शासकों का महत्व, और हमारी संस्थाओं को, हमारे ऋषियों को, हमारे मुनियों को, जिनके गोत्र हम आज पढ़ते हैं, जिनके गोत्र हम आज पढ़ते हैं। दादा, आपका बच्चा नहीं बता पाएगा कि आपका गोत्र बना कैसे था। विश्वासघात कह के तो हम लोग मजाक कर लेंगे आपस में, लेकिन पिताजी गोत्र कैसे बना था, हम किस गोष्ठ में पैदा हुए। अभी परसों नरसों एक पांडे जी जानते हैं, एक हमारे पास कमाल मुस्तफा सिद्दीकी जी आते हैं, उन्होंने कहा मैं पहले ब्राह्मण था, मेरे पुरखों ने धर्म बदल लिया, तलवार के जोर पर या जैसे भी बदल लिया, कोई बात नहीं, पुरखों ने धर्म बदल लिया होगा, गोत्र तो नहीं बदला, मैं पप्पू पाड़े हूँ। और उसने अपना नाम पप्पू पाड़े रख लिया, और पूरे विरोध के बावजूद उसने पप्पू पाड़े लिखना शुरू कर दिया। पांडे जी उस दिन चर्चा आपसे हो रही थी इसी बिंदु पर, मतलब उसने कहा हमारा गोत्र तो बदला नहीं भैया, धर्म मेरे पुरखों ने क्यों बदला मैं नहीं जानता, मैं जिस दोआबे से आया हूँ उसमें सब ब्राह्मण है, मैं भी ब्राह्मण हूँ, क्योंकि मेरे पुरखे कन्वर्टेड है। आज जब हमारी स्वतंत्रता और हमारी सोच में नवीन बदलाव हैं, तो हमें इस बदलाव को भी आत्मसात करना पड़ेगा कि ये तमाम बैरिस्टर एट लॉ डिग्री होल्डर थे, और यहाँ से लंदन तक की वकालत करते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी क्रांतिकारियों का मुकदमा नहीं लड़ा। क्रांतिकारी अपने आप में ही एक मुकदमा होता था, क्योंकि निर्णय लेना उसका अपना विवेक होता था। क्यों नहीं हम चंद्रशेखर आजाद को याद करते। उसने कहा पकड़ा नहीं जाऊंगा, पकड़ नहीं पाओगे, 4 गोली तुमको तो 1 गोली कंपटीशन, काम खत्म, लौटते रह जाओगे। उसने वैसे किया। ये थे असली पूर्वज हमारे। आज हम तमाम चर्चाएं करते हैं, तो हमें अपने इन तमाम लोगों को भी इस बिंदु पर भी चर्चा होनी ही चाहिए कि आखिर जब क्रांतिकारी फांसी पर लटकाए जा रहे थे, एक इमली के वृक्ष में 400-400, 500-500 लोगों को फांसी दी गई, एक इमली के पेड़ में, एक इमली के पेड़ में, और किसी ने कोई चर्चा नहीं करी। इमली का पेड़ माना गया, बस, दैट्स ऑल। और वे क्रांतिकारी कह करके हमको हमारे इतिहास में भुला दिया। वो तो बिपिन चंद्रा ने एक इतिहास लिख दिया, फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, अब तो शायद हिंदी में भी आ गया है, भारतीय स्वतंत्रता संघ आंदोलन करके हिंदी में भी आ गया है। हम लोग जब पढ़ते थे तो हिंदी में नहीं था। एल बाशम साहब ने किताब लिख दी, दैट वंडर वाज इंडिया। अब वो शायद आ गई अद्भुत भारत करके, मैंने इसका हिंदी एडिशन एक बार पढ़ा, लेकिन ज़्यादा प्राप्त नहीं कर पाया। अगर शायद इन लोगों ने इतिहास को हमारे फिर से नहीं लिखा होगा नए दृष्टिकोण से, अगर नहीं लिखा होता तो हम भारतीय संस्कृति को ही नहीं समझ पाते। हम सिर्फ गर्म खून, ठंडा खून, गोश्त खाने और न खाने में, अंडा खाने और न खाने में, छुआछूत में ही फंसे रहते, क्योंकि ये हमको डिवाइड एंड रूल के तहत सिखा दिया गया था। एक की मानसिकता में कूट के भर दिया गया था। वर्ण की व्यवस्था को जात की व्यवस्था में परिवर्तित करके, जात की व्यवस्था को कुजात की व्यवस्था परिवर्तित करके, उसको और निम्न 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 और निम्न के नीचे भी निम्न पैदा करके हमको क्या सिखा दिया गया था? सिर्फ सिखा दिया गया ये कि हमको घृणा करनी है, और घृणा भी किससे करनी है? किसी गैर से नहीं करनी। घृणा किससे करनी है? अपनों से। आज हम जागरूक लोग हैं, आज हम नए पथ पर चल रहे हैं, नवीन सोच है, तो हम अपेक्षा रखेंगे आज इस पुनीत अवसर पर यह भी शपथ में यह भी प्रतिज्ञा करें कि हम इतिहास को भी, हम व्यवस्था को भी पुनर्परिभाषित करेंगे। हम अजोगता हैं, हम डरते नहीं किसी से। एक बार कालो संतरणी, हम किसी से नहीं डरते। काल भी मेरे सामने आ जाए तब भी मुझसे एक बार लड़ेंगे। हम अपनी बात को 4 पंक्तियों के साथ फुर्सत करते हैं। कहो कब मुझे फुर्सत रही कामयाबियों के जश्न मनाने की,
कहो कब मुझे फुर्सत रही कामयाबियों के जश्न मनाने की। कहो कब मुझे फुर्सत रही नाकामयाबियों के गम गफलत करने की। कहो कब मुझे फुर्सत रही नाकामयाबियों के गम गफलत करने की। मेरी तो फितरत ही है आगे बढ़ते जाने की, मेरी फितरत ही आगे बढ़ते जाने की। वंदे मातरम भी बोलेंगे और जय श्री राम भी बोलेंगे। वंदे मातरम। वंदे